कुछ रेन फॉरेस्ट तस्वीरों में सुंदर दिखती हैं, लेकिन अनजान लोगों के लिए वे खतरनाक हो सकती हैं। मैं जंगल के राक्षसों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि असली खतरा यहाँ की भीषण गर्मी, मौसम में तेज बदलाव, जहरीले जानवर, खतरनाक पौधे, बीमारियां और वे जगहें हैं जहां रेस्क्यू टीम का पहुंचना मुश्किल होता है। सावधानी बरतने वाली जगहों में डेंट्री रेन फॉरेस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो क्वींसलैंड के वेट ट्रॉपिक्स का हिस्सा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये दुनिया के सबसे पुराने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में है। इस क्षेत्र के पौधे बहुत पुराने पारिस्थितिकी तंत्र से हैं, जो इंसानों के अस्तित्व से पहले थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाखों सालों में नहीं बदला। यहाँ के पौधे, जानवर, नदियां और जलवायु लगातार बदलते रहते हैं। इसे प्राचीन वर्षावन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत समय से वर्षावन है। डेंट्री में पेड़ घने हैं और यहाँ गर्मी नमी अधिक है। इसी कारण शरीर जल्दी थकता है और पानी की कमी होती है, खासकर लंबे समय तक चलने पर। बारिश, कीचड़, जड़ों और गीले पत्थरों से रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। यहाँ तक कि साधारण फिसलना भी गंभीर समस्या बन सकता है जब आप सड़क से दूर हों और जल्दी से मदद न मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा खतरा नदियों, नालों, मैंग्रोव और समुद्र तटों में देखा जा सकता है। यह खारे पानी का मगरमच्छ रहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है। यह पानी में लगभग बिना हिले डुले रह सकता है जब तक कि कोई जानवर पास ना आ जाए, क्योंकि इसकी केवल आंखें और सिर बाहर दिखते हैं। इसे मटमैले या अंधेरे पानी में देखना मुश्किल होता है। खारे पानी का मगरमच्छ नाम का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ समुद्र में ही रहता है। इसे नदियों, मुहानों, दलदलों और ताजे पानी की अन्य जगहों पर भी देखा जा सकता है। मई 2016 में एक महिला को मगरमच्छ ने तब खींच लिया जब वो थॉर्नटन बीच पर, जो डेंट्री नेशनल पार्क का हिस्सा है, उथले पानी में चल रही थी। उस रात उसकी साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। मगरमच्छ उथले हिस्से से हमला कर सकता है, खासकर जब अंधेरा हो, शांत हो और नीचे देखना मुश्किल हो। इसीलिए मगरमच्छ वाले इलाकों में अधिकारियों की चेतावनी साफ है: पानी के किनारे मत जाओ, बिना पुष्टि के मत तैरो, जगह सुरक्षित रखें और सभी चेतावनी संकेतों का पालन करें। साथ ही डेंट्री में बस बड़े जानवरों से ही न डरें। यहाँ एक पौधा भी है जो साधारण चौड़े पत्ते जैसा दिखता है। इसे जिम्पी या स्टिंगिंग ट्री कहा जाता है। इसके पत्ते और शाखाएं बहुत छोटे सुई जैसे बालों से ढकी होती हैं। जब यह त्वचा से छू जाता है तो छोटे छोटे बाल अंदर घुस सकते हैं और एक जहर छोड़ते हैं जो नसों को प्रभावित करता है। इससे तेज जलन और दर्द हो सकता है। क्वींसलैंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार ये दर्द कई दिनों तक रह सकता है और कभी-कभी कुछ महीनों बाद भी वापस आ सकता है। इसलिए पत्तियों को यूं ही छूना खतरनाक हो सकता है, भले ही इसमें कांटे न दिखें। छोटे छोटे बाल कपड़ों या सामान पर भी रह सकते हैं। अगर दोबारा छुएं तो त्वचा में फिर दर्द हो सकता है। इस वर्षावन में एक और प्रसिद्ध जानवर है, सदर्न कैसोवरी। यह एक बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। यह लगभग 2 मीटर तक ऊंचा हो सकता है और बड़ी मादा का वजन 70 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इसके पैर मजबूत होते हैं और नाखून लंबे होते हैं। जब इसे खतरे का एहसास होता है तो यह लात मार सकता है और गंभीर चोट पहुंचा सकता है। जंगली कैसोवरी आमतौर पर इंसानों से दूर रहती है, लेकिन यदि उसे खिलाया जाए, उसका पीछा किया जाए, उसे परेशान किया जाए या उसके बहुत पास जाया जाए तो वह हमला कर सकती है। 1926 में क्वींसलैंड में एक मौत दर्ज की गई थी। एक किशोर और उसका भाई एक कैसोवरी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। पक्षी ने लड़ाई में एक भाई को मार डाला। इससे साबित होता है कि कैसोवरी लड़ने पर मजबूर किए जाने पर खतरनाक हो सकती है। ये राक्षस नहीं है जो खुद इंसानों पर हमला करता है। असल में कैसोवरी वर्षावन की सेहत के लिए जरूरी है। ये बड़े बड़े फलों को खाता है और उनके बीजों को जंगल के दूसरे हिस्सों में फैला देता है। कुछ बड़े बीज ऐसे होते हैं जिन्हें ये बहुत दूर तक फैला सकता है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में छुपे हुए एक अजीब प्राणी के बारे में भी कहानियां हैं, जिसे योवी कहा जाता है, लेकिन अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह सच में कोई जानवर है। फिर भी डेंट्री में खतरा इसलिए नहीं है क्योंकि जंगल इंसानों से लड़ता है, बल्कि ये पौधों और जानवरों की प्राकृतिक सुरक्षा है। उदाहरण के लिए जिम्पी के पत्तों और शाखाओं पर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं।
ये बाल छोटे छोटे सुई जैसे होते हैं। ये त्वचा से चिपक कर अंदर घुसते हैं और रसायन छोड़ते हैं जो नसों में तेज दर्द का संकेत भेजता है। इन छोटे बालों को हटाना मुश्किल है क्योंकि ये टूट सकते हैं और त्वचा में रह सकते हैं। गलक पत्ते को छूना भी लंबे समय तक जलन दे सकता है। कसूआरी कोई साधारण पक्षी नहीं है। सभी आधुनिक पक्षियों की तरह ये भी डायनासोर के बचे हुए जीवित समूह में शामिल है। कसूआरी के पैर मजबूत होते हैं और ये तेज दौड़ सकता है। इसकी बीच की उंगली में लंबा नुकीला नाखून होता है। जब यह फंस जाता है, पीछा किया जाता है या इसे खिलाया जाता है तो यह आक्रामक हो सकता है। इसलिए सही तरीका यह है कि दूर रहें, इसके रास्ते में बाधा न डालें और ना ही इसे पास जाने या डराने की कोशिश करें। इसके अलावा वर्षावन में कई छुपे खतरे हैं। यहाँ की गर्मी और नमी से बैक्टीरिया व फंगस तेजी से बढ़ते हैं। छोटी चोट में भी तब जलन हो सकती है या वो संक्रमित हो सकती है जब उसमें कीचड़ भर जाए और तुरंत न साफ किया जाए। यह सिर्फ पौधे और जानवर ही समस्या नहीं है। यह खड़ी पहाड़ियां, तेज बहती नदियां, गहरा कीचड़, संगठित अपराध और त्वरित बचाव लगभग न के बराबर है। यही है डारियन गैप। यह कोलंबिया और पनामा के बीच स्थित है। ये एक घना जंगल है जो दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को अलग करता है। नक्शे पर दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका तक सड़कें जुड़ी दिखती हैं, लेकिन एक हिस्सा डारियन गैप गायब है। यही पैन अमेरिकन हाईवे का टूटा हिस्सा है। हाईवे पनामा में खत्म हो जाता है और ये सीधे कोलंबिया तक नहीं जाता। इसका मतलब है जंगल के बीच में कोई सामान्य सड़क नहीं है जिस पर वाहन चल सके। ऐसा नहीं है कि कोई हाईवे बनाना नहीं जानता। यह इलाका वाकई बहुत कठिन है। यहाँ पहाड़, नदियां, दलदल, घना जंगल और ऐसी जमीन है जो बारिश में जल्दी ही गहरे कीचड़ में बदल जाती है। यहाँ सड़क बनाना बहुत ज्यादा खर्चीला होगा और लगातार रख रखाव भी चाहिए। यहाँ पर्यावरण की समस्या भी है। डारियन का हिस्सा महत्वपूर्ण संरक्षित जंगलों और कई पौधों और जानवरों के आवास का घर है। यहाँ लंबे समय से रहने वाले आदिवासी समुदाय भी हैं। एक और वजह है कि हाईवे को यूं ही आगे नहीं बढ़ाया जाता। सड़क की कमी ने दक्षिण अमेरिका से मध्य और उत्तर अमेरिका में कुछ पशु रोगों के फैलाव के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम किया है। इसलिए डारियन गैप कोई साधारण समस्या नहीं है जिसे आधुनिक इंजीनियरिंग हल नहीं कर सकती। इंसान यहां सड़क बना सकता है, लेकिन यह बहुत महंगा है और इससे पर्यावरण और समुदायों को भारी नुकसान हो सकता है। कई अभियानों ने वाहन का उपयोग करके इसे पार करने की कोशिश की है। अक्सर लगातार ड्राइविंग नहीं हो पाती। पौधों को काटना पड़ता है, अस्थायी पुल बनाना पड़ता है, कीचड़ में खुदाई करनी पड़ती है और कभी-कभी वाहन को उठाना या खींचना पड़ता है। भले ही कोई अभियान पार कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि उस रास्ते को नियमित हाईवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहां से गुजरना अब भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अब डारियन की सबसे दर्दनाक कहानी गाड़ियों के बारे में नहीं है। ये उन प्रवासियों की कहानी है जो पैदल पार करते हैं। हाल के वर्षों में लाखों लोग इस रास्ते से गुजरे हैं। बहुत से लोग वेनेजुएला, हैती, इक्वाडोर, चीन और दूसरे देशों से आते हैं। उनकी वजहें अलग-अलग हैं। कुछ लोग गरीबी, अशांति, भेदभाव या बेरोजगारी से भाग रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी और देश में नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें डारियन से गुजरना पड़ता है। कोई एक सीधी और सुरक्षित पगडंडी नहीं है जिसे आसानी से अपनाया जा सके। कभी-कभी कई दिनों तक पैदल चलना पड़ता है। कुछ लोगों को ये हफ्ते से ज्यादा लग सकता है, जो बारिश, रास्ते, उम्र, सेहत और सामान के वजन पर निर्भर करता है। उन्हें खड़ी कीचड़ भरी राहें पार करनी होती हैं। जब बारिश होती है तो पहले जो पानी उथला था वो तेज बहती नदी जैसा बन सकता है और कीचड़ में फिसलना बहुत आसान हो जाता है। अगर पैर में चोट लग जाए तो हर कदम और भी मुश्किल हो जाता है। खाना और साफ पानी भी जल्दी खत्म हो जाता है। अगर गंदे नदी के पानी को पिया जाए तो डायरिया और डिहाइड्रेशन हो सकता है। मलेरिया और मच्छर से फैलने वाली दूसरी बीमारियों का भी खतरा रहता है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों व बीमारों के लिए खतरा ज्यादा होता है। कुछ लोग चल भी नहीं पाते। वो अपना बोझ कम करने के लिए कपड़े, बैग, जूते, खिलौने आदि छोड़ देते हैं। इसलिए रास्ते में कई जगह चीजें पड़ी मिलती हैं। लेकिन हर छोड़ी चीज कचरा नहीं होती। कुछ चीजें बताती हैं कि कोई थक गया, घायल हुआ, समूह से बिछड़ा या आगे नहीं बढ़ सका।
दूसरों से भी खतरा हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संगठनों की रिपोर्ट के अनुसार कुछ प्रवासियों को आपराधिक समूहों द्वारा चोरी, मारपीट, यौन हिंसा और धमकी का सामना करना पड़ा है। मदद मांगना मुश्किल है क्योंकि जगह दूर है और नेटवर्क कमजोर या नहीं होता। किसी के लापता होने पर हेलीकॉप्टर या बचाव दल भेजना आसान नहीं होता। यहाँ पेड़ घने हैं और उतरने की जगह भी कम है। मरने वालों की असली संख्या किसी को नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार कई मौतें शायद दर्ज ही नहीं हो पाती क्योंकि घने जंगलों और तेज बहाव वाली नदियों में शव नहीं मिल पाते। 2024 में संगठन ने डारियन मार्ग पर 174 प्रवासी मौतें दर्ज की, जो रिकॉर्ड संख्या थी, लेकिन असली संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इन प्रवासियों को ऐसे लोग न समझें जिन्होंने बस दांव लगाने का फैसला किया। कई जानते हैं कि रास्ता कितना खतरनाक है, लेकिन उनके लिए जिस जगह को वे छोड़ आए हैं वहां रुकना ज्यादा डरावना है। इसी वजह से वे लगातार पार करते हैं, चाहे कीचड़, बीमारी, अपराधी या जिंदा न निकल पाने की आशंका हो। डारियन गैप में जंगल का अनुभव होने पर भी खो जाना आसान है क्योंकि वहां की झाड़ियां घनी हैं और हर दिशा एक जैसी लगती है। बारिश, कीचड़ या गिरे पेड़ से रास्ता गायब होने पर कोई भी इंसान अनजाने में घूमकर वहीं लौट सकता है जहां से आया था। यह इसलिए नहीं है कि जंगल हिल रहा है या कोई रहस्यमय शक्ति लोगों को भटका रही है, बस साफ संकेत गायब हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वाले दृश्य बहुत कम हैं। पहाड़ या सूरज पेड़ों से ढके होने के कारण नजर नहीं आते। घने जंगल के अंदर आवाज भी बदल सकती है। चीख या कदमों की आवाज पेड़ों से टकरा सकती है, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि वो कहां से आई है। जब कोई व्यक्ति थका हुआ, भूखा, डरा हुआ और नींद से वंचित होता है तो वह आसानी से भ्रमित हो सकता है। वो सोच सकता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है या उसे कोई आवाज आ रही है, जबकि वो केवल जानवर, पानी, हवा या पौधों की आवाज हो सकती है। अलौकिक व्याख्या की जरूरत नहीं है। थकान और दिशा का खो जाना ही जंगल को खतरनाक बनाने के लिए काफी है। डारियन के कुछ हिस्सों में जमीन कमजोर है। कई जगहें ढलानदार, कीचड़ भरी और बाढ़ग्रस्त हैं। तेज बारिश में रास्ता गायब हो जाता है और नदी का पानी बढ़ जाता है। यहाँ नमी ज्यादा होने से कपड़े और जूते भीग जाते हैं। जब त्वचा लंबे समय तक पानी में भीगी रहती है तो घाव, छाले और संक्रमण ज्यादा आसानी से हो सकते हैं। इस क्षेत्र में फर्डिलैंड्स या टर्तियोपेलो जैसे जहरीले सांप भी हैं, जो आमतौर पर घास, पत्तों और रास्ते के किनारे छुपे रहते हैं। ये तब काट सकता है जब उस पर पैर पड़ जाए या बहुत पास जाया जाए। इसका जहर सूजन, खून बहना और ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। तुरंत मेडिकल इलाज और एंटीवेनम की जरूरत होती है। यही दिक्कत है डारियन में। इलाज तो है, लेकिन अस्पताल बहुत दूर हो सकता है। कुछ कीड़े इंसान या जानवर की त्वचा पर अंडे दे सकते हैं, जैसे ह्यूमन बॉट फ्लाई। लार्वा त्वचा के नीचे बढ़ सकता है इससे पहले कि उसे हटाया जाए। ये डरावना दिखता है, लेकिन सही सफाई और देखभाल से इसका इलाज संभव है। गंदा पानी अधिक खतरनाक है। अगर किसी के पास साफ पानी नहीं है तो उसे नदी या नाले का पानी पीना पड़ सकता है। इसमें बैक्टीरिया, परजीवी या दूसरे लोगों और जानवरों की गंदगी हो सकती है। जब तेज डायरिया और उल्टी होती है तो शरीर बहुत जल्दी पानी खो देता है। एक ऐसी जगह पर जहां गर्मी हो और मेडिकल मदद दूर हो, वहां एक साधारण पेट का संक्रमण भी गंभीर हो सकता है। अब दूसरी जंगल की ओर बढ़ते हैं। एक जंगल ऐसा भी है जहां अच्छे खोजकर्ता भी नहीं जाते। ऐसा इसलिए नहीं कि रास्ता कठिन है, बल्कि क्योंकि वहां लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते। ये है नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। ये भारत के अधिकार क्षेत्र वाले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये समुद्र, कोरल रीफ और जंगलों से घिरा है। यहाँ सेंटिनेली लोग रहते हैं, जो दुनिया के सबसे अलग-थलग आदिवासी समूहों में हैं। इनके बारे में बहुत कम जानकारी है। उनकी संख्या, भाषा, विश्वास या जीवन शैली के बारे में निश्चित जानकारी नहीं है। उन्हें स्टोन एज में छूटे लोग कहना भी गलत है। वे अतीत में नहीं जी रहे हैं। वे अपने द्वीप के अनुसार उपयुक्त तरीके से वर्तमान में जी रहे हैं। इस बात के भी प्रमाण हैं कि वे धातु का उपयोग करते हैं, जो उन्हें बहकर या तट के पास टूटी चीजों से मिलती है। उन्होंने बार बार दिखाया है कि वे संपर्क नहीं चाहते। जब भी कोई नाव या व्यक्ति पास आता है, वे चेतावनी के तौर पर हथियार दिखा सकते हैं और
तीर चला सकते हैं। इसी वजह से भारत ने उनके संरक्षित क्षेत्र में जाना और पास आना सख्ती से मना किया है। ये कानून सिर्फ आगंतुकों की सुरक्षा के लिए नहीं है, इससे भी ज्यादा जरूरी ये सेंटिनेली लोगों को बीमारियों और जबरन दखलंदाजी से बचाता है। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ ने चुपचाप उस द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की थी। उसने कथित तौर पर मछुआरों को पैसे दिए ताकि वे उसे नॉर्थ सेंटिनल के पास ले जाएं। वहां से वह एक छोटी नाव का इस्तेमाल करके तट के करीब गया। उसका मकसद द्वीपवासियों से संपर्क कर उन्हें ईसाई धर्म से परिचित कराना था। लेकिन सेंटिनेली लोगों की प्रतिक्रिया स्पष्ट था। अपनी पहली कोशिश में उस पर तीर चलाए गए। उसकी डायरी के अनुसार एक तीर उसकी बाइबल पर लगा। वो पहली बार में बचकर निकल गया, लेकिन वो फिर वापस आया। अपनी आखिरी यात्रा में उसने मछुआरों से कहा कि वे उसका इंतजार न करें। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने द्वीपवासियों को उसका शव किनारे की ओर घसीटते हुए देखा। अधिकारियों को उसकी लाश नहीं मिल सकी। ये भारत की क्षमता की कमी के कारण नहीं था। उन्होंने बड़ी टुकड़ी न भेजने का फैसला किया, जिससे हिंसा, बीमारी और सेंटिनलीज के लिए और भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता था। यह जरूरी है कि उनके बारे में फैली झूठी कहानियों को खारिज किया जाए। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वे जंगल में रहस्यमय बलि देते हैं। गुप्त मंदिर या हवाई जहाजों के खिलाफ किसी अजीब रिवाज की कहानियों का भी कोई आधार नहीं है। ऐसी कहानियां सिर्फ अटकलों से आती हैं, क्योंकि लगभग कोई भी बाहरी व्यक्ति उनकी असली संस्कृति को नहीं जानता। उन्हें सिर्फ क्रूर कहना भी सही नहीं है। उनके नजरिए से जो लोग उनके पास आते हैं वे उनके घर में घुसने वाले अजनबी हैं, जबकि वे संपर्क नहीं चाहते और उनके पास दूर रहने की ठोस वजह है। कोई बाहरी व्यक्ति फ्लू, खसरा या कोई और आम बीमारी ला सकता है। क्योंकि वे बड़ी आबादी से लंबे समय से अलग हैं, उनमें कुछ संक्रमणों के प्रति पर्याप्त प्रतिरक्षा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि वे एक साधारण जुकाम से ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन यह असली खतरा है कि बीमारी छोटे समुदाय में, जहां आधुनिक दवाएं कम पहुंचती हैं, तेजी से फैल सकती है। ये पहले भी कुछ अलग-थलग आदिवासी समुदायों में हुआ है। संपर्क के बाद कई लोग बाहरी लोगों से आई बीमारियों से मारे गए। इसलिए सेंटिनलीज की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें अपनी मर्जी से जीने दिया जाए। इस द्वीप तक पहुंचना स्वाभाविक रूप से कठिन है। चारों ओर कोरल रीफ है। कम ज्वार के समय उथले और नुकीले हिस्से उभर आते हैं जो नाव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहां कोई अच्छा बंदरगाह भी नहीं है। तेज लहरें और ज्वार का बदलना लंबे समय तक चलता है। इससे सुरक्षित उतरना मुश्किल हो जाता है। अंदर घना जंगल है। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल का सबसे बड़ा अवरोध ना तो कोरल है और ना ही पेड़। ये वहां रहने वाले लोगों की स्पष्ट अस्वीकृति है। वे ना तो पर्यटक आकर्षण हैं, ना ही कोई प्रयोग या रहस्य जिसे खोलना जरूरी है। उनके पास यह अधिकार है कि वे संपर्क न करने का चुनाव करें। भारतीय महासागर के एक छोटे से द्वीप से अब हम दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों में से एक की ओर बढ़ते हैं। यह है कॉन्गो बेसिन, जो मध्य अफ्रीका में स्थित है। यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बड़े हिस्से और कुछ पड़ोसी देशों में फैला हुआ है। यह अमेज़न के बाद ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह बहुत बड़ा है। कुछ इलाके सड़कों, अस्पतालों और शहरों से दूर हैं। कुछ समुदायों में नदी ही अंदर और बाहर जाने का मुख्य रास्ता है। पेड़ों की छतरी या सबसे ऊपरी हिस्सा बहुत घना है, इसीलिए कुछ जगहों पर बहुत कम रोशनी जंगल की जमीन तक पहुंचती है। लेकिन यह सही नहीं कि सैकड़ों साल तक सूरज की किरणें जमीन पर न पड़ी हों, क्योंकि छतरी में कुछ जगहें खुली होती हैं। कुछ पेड़ गिरना, नदियां, खुली जगहें और मौसमी बदलाव रोशनी अंदर आने देते हैं। पूरा कांगो बेसिन सिर्फ दलदल या सड़े पानी से नहीं भरा है। यह सूखा जंगल, बाढ़ वाला जंगल, सवाना, नदियां और कई तरह के आवास हैं। यह सबसे बड़ा खतरा कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा नहीं है। मुख्य समस्याएं हैं दूरी, सीमित स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र संघर्ष और मलेरिया व संक्रामक बीमारियां। यह 1976 में पहली बार इबोला वायरस की पहचान हुई थी। इबोला ऐसे ही जंगल में हवा में नहीं फैलता। ये संक्रमित व्यक्ति या जानवर के खून या शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क से फैलता है। दूरदराज समुदाय में प्रकोप होने पर उसे तुरंत नियंत्रित करना मुश्किल होता है। वहां प्रयोगशाला, सुरक्षात्मक उपकरण, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षित परिवहन की कमी हो सकती है।
कई बार मरीज को सही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने में कई दिन लगते हैं। कुछ क्षेत्रों में मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, येलो फीवर और अन्य बीमारियां भी होती हैं। लेकिन ये कहना गलत है कि डॉक्टर लगातार ऐसे रहस्यमय वायरस देख रहे हैं जो पहचान में आने से पहले ही कुछ घंटों में जान ले लेते हैं। जब कोई असामान्य प्रकोप होता है तो स्वास्थ्य अधिकारी सैंपल लेते हैं और लैब में जांच करते हैं। कभी कभी कारण पता करने में समय लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार कोई नया अज्ञात वायरस हर दूरदराज गांव में होता है। वर्तमान में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इबोला और एम्पैक्स समेत गंभीर बीमारियों के प्रकोपों का सामना कर रहा है। प्रतिक्रिया को और भी कठिन बना देता है। समुदायों की दूरी, संसाधनों की कमी, निवासियों का डर और कुछ क्षेत्रों में हिंसा। स्वास्थ्यकर्मी दवा पहुंचाने, मरीजों की जांच और संपर्कों का पता लगाते वक्त खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर बेबस हैं। जांच और इबोला के कुछ प्रकारों के लिए टीके, आइसोलेशन सेंटर, संपर्क ट्रेसिंग और स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों की मदद उपलब्ध है। बीमारी के अलावा कॉन्गो बेसिन मोकेले मेम्बे की किंवदंती के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये एक बड़ा जानवर है जिसकी लंबी गर्दन है और जो नदियों व दलदलों में रहता है। इसके बारे में स्थानीय समुदायों व खोजकर्ताओं की कहानियां भी हैं। कुछ लोग इसे जीवित सौरोपोड डायनासोर मानते हैं, पर अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला। फॉसिल, तस्वीर, डीएनए नमूना या कोई शरीर जो ऐसे जीव के अस्तित्व को साबित करे अब तक नहीं मिला। संभवतः ये कहानी दरियाई घोड़े, हाथी, बड़े सरीसृप या पारंपरिक कहानियों की गलत व्याख्या से आई है। कांगो बेसिन वास्तव में बहुत खतरनाक है, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि जंगल शापित है। असली समस्या है कि कई जगहें अस्पताल, सड़क और बचाव दल से दूर हैं। बीमार या घायल होने पर वहां पहुंचने में कई घंटे या दिन लग सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा था, 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एक हिस्से में पहली बार इबोला की एक किस्म की पहचान यहीं की गई थी। लेकिन मारबर्ग वायरस की खोज पहले यहां नहीं हुई थी। इसकी पहचान सबसे पहले 1967 में यूरोप में हुई थी, जब युगांडा से लाए गए बंदरों को संभालने वाले प्रयोगशाला कर्मी बीमार पड़ गए थे। इबोला और मारबर्ग सिर्फ इसलिए नहीं फैलते क्योंकि जंगल गर्म है। ये आमतौर पर सीधे खून के संपर्क में आने से फैलते हैं या संक्रमण संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक द्रव से फैलता है। मध्य अफ्रीका में मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस भी होती है। मलेरिया मच्छर से और स्लीपिंग सिकनेस सेत से, मक्खी से फैलती है। घने जंगल में लंबे समय तक रहना थकाऊ होता है, कपड़े भीग जाते हैं, सोना मुश्किल होता है और माहौल लगभग एक जैसा रहता है। जब कोई इंसान भूखा, थका और डरा हुआ होता है तो वो जल्दी घबरा जाता है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये चीजें अपने आप मतिभ्रम, हेलुसिनेशन का कारण बनती हैं या फिर खुद जंगल ही गंभीर अवसाद का कारण है। अब कांगो से हम अमेज़न की ओर चलते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका के कई देशों में फैला है। इसकी विशालता के कारण कई जगह न सिग्नल है, न साफ रास्ता और न ही जल्दी बचाव संभव है। यह अक्सर दिशा भटकना, डिहाइड्रेशन, संक्रमण, बाढ़, तेज बहाव वाली नदियां और खाने की कमी जैसी चीजें ज्यादा खतरनाक होती हैं। यह सबसे प्रसिद्ध गुम हुए लोगों में पर्सी फॉसेट हैं। 1925 में वह अपने बेटे और एक साथी के साथ ब्राजील के माटो ग्रोसो गए थे। वे एक प्राचीन बस्ती की तलाश कर रहे थे जिसे उन्होंने जेड नाम दिया था। अपनी आखिरी संदेश के बाद वे फिर कभी नहीं देखे गए। आज तक यह पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। वे बीमारी, दुर्घटना, भूख या हिंसा से मारे गए हो सकते हैं। लेकिन फॉसेट एक महत्वपूर्ण बात में सही थे। अमेज़न पहले कभी खाली नहीं था। लिडार की मदद से वैज्ञानिकों ने घने जंगल के नीचे बड़े-बड़े बस्तियां, सड़कें, नहरें, जलाशय और प्लेटफॉर्म देखे हैं। यह दिखाता है कि यूरोपीय लोगों के आने से पहले अमेज़न के कुछ हिस्सों में संगठित और जटिल समुदाय थे। लेकिन यह लॉस्ट सिटी ऑफ जेड के सही होने का सबूत नहीं देता। अमेज़न में अब भी कुछ अलग-थलग आदिवासी समूह हैं। अधिकारियों उनसे सीधे संपर्क से बचते हैं ताकि वे बीमारियों, हिंसा और जमीन हड़पने से बच सकें। अमेज़न से जुड़ी कई किंवदंतियां हैं, जैसे एल डोराडो। ये कहानी एक नेता द्वारा समारोह में सोने की धूल इस्तेमाल करने से शुरू हुई थी। बाद में ये छिपे हुए शहर की किंवदंती बन गई जो सोने से बना था। कई खोजकर्ता इसे ढूंढते हुए मारे गए,
लेकिन अब तक गोल्डन सिटी नहीं मिली है। कुछ कहानियों में एनाकोंडा को 15 मीटर से लंबा बताया गया है। सच है, हरी एनाकोंडा बहुत बड़ी होती है और कैपिबारा या केमैन को मार सकती है, लेकिन इतनी बड़ी जीवित एनाकोंडा का कोई प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं है। असली खतरा बुलेट चींटी है। इसके डंक का तेज दर्द कई घंटों तक रह सकता है, लेकिन इसका असर हर इंसान पर अलग होता है। कंदिरू नामक एक छोटी मछली की मशहूर कहानी है कि वो इंसान के शरीर में घुस जाती है। यह मछली दूसरी मछलियों की परजीवी है, पर इंसानों की मूत्र नली में इसके नियमित रूप से प्रवेश करने के वैज्ञानिक प्रमाण कम हैं। पानी के तेज बहाव से अधिक सतर्क रहें। स्टिंगरे, इलेक्ट्रिक ईल, परजीवी, बैक्टीरिया और कुछ अमेज़न पौधे जिनसे कुरारी बनती है। कुछ आदिवासी समूह इसे तीर या ब्लोडार्ट के सिरे पर लगाते हैं। जब यह खून में ज्यादा हो जाता है तो मांसपेशियों को लकवा मार सकता है। इसमें सांस की मांसपेशियां भी शामिल हैं, लेकिन ये सिर्फ छूने से जहरीला नहीं होता। डेंट्री, डैरियन गैप, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप, कांगो बेसिन और अमेज़न को खतरनाक बनाने के लिए श्राप या राक्षस की जरूरत नहीं। असली खतरा उस जगह के आकार, बीमारियों, कठिन इलाके, तेज बहाव वाली नदियों, सीमित बचाव और इंसानी गलतियों से आता है। ये जंगल बुरे नहीं हैं, ये बस ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो अपने खुद के नियमों के अनुसार चलते हैं।